Hi, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss big push theory of economic development. आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि थ्योरीज जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे ये है चाहे बाकी की थ्योरीज हैं, सबकी सब इंपॉर्टेंट होती है, तो इट इज़ वन ऑफ देम. तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिग पुश थ्योरी गिवन बाय पॉल रोजेनस्टीन-रॉदान इन 1943, यानी कि पॉल रोजेनस्टीन-रॉदान ने 1943 में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था. आई ट्राई कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थ्योरेटिकली बिग पुश थ्योरी में कोई भी इश्यूज ना रहें, ठीक है. और अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई भी कमी है, कोई भी पॉइंट है जो आपको जानना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ताकि मुझे भी पता चल जाए और मैं आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा और काम कर सकूं, ठीक है. तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है इन ब्रीफ बिग पुश थ्योरी के अंदर. So it argues that to overcome economic stagnation, developing country need simultaneously large scale coordinated investment across multiple sectors. ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसको ओवरकम करना है? पहली बात में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को ओवरकम करना है. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या है? हमारे पास में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होता है यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है, या तो वो बहुत ही फ्लैट है या फिर वो हो ही नहीं रही है. मतलब फ्लैट का मतलब ये है तो वो ग्रोथ अटक गई है, या फिर वो जो ग्रोथ है वो बहुत ही लो लेवल पे हो रही है, यानी कि बहुत ही धीरे ग्रोथ चल रही है, नेग्लिजिबल आप उसको बोलो, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई है एक जगह पे आके. अब नो कंट्री वांट्स इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कोई नहीं चाहेगा ना कि उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुक जाए, अटक जाए या ना के बराबर ही हो. तो अगर उसको ओवरकम करना है तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेप पे काम करते हैं. तो ये थ्योरी के अंदर ये बोला जाता है कि अगर उस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को दूर करना है, कवर करना है, ओवरकम करना है, देन एवरी डेवलपिंग कंट्री नीड्स साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट. लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि मिला के एक साथ इन्वेस्ट करो इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर. लार्ज स्केल का मतलब है बड़े स्तर पर आपको करना पड़ेगा. तो ये बोलते हैं इस बात को कि सिर्फ एक इंडस्ट्री में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट करके वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फुल इकोनॉमिक ग्रोथ और अ ग्रेट लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर कंट्री. उसके लिए आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक साथ इन्वेस्ट करो. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. लेट्स से कि हमने सिर्फ एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, तो अब डिमांड होगी, दैट्स गोना बी लिमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. कहाँ तक ही कोई डिमांड कर लेगा? तो अगर एक इंडस्ट्री में करना है तो उससे इनफ बात नहीं बनेगी. इसके लिए ज़रूरी है कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल इंडस्ट्रीज हुए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज ना. तो across the nation एक साथ large scale investment is required for economic growth and to overcome economic stagnation. So this is the basic meaning of big push theory. big push का मतलब क्या है? बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर बड़ा धक्का लगाना पड़ेगा इकोनॉमी को अगर उसे स्टेग्नेशन को कवर करना है, ओवरकम करना है तो. ठीक है, अब एक बारी थोड़ा सा इसका डिटेल्ड मतलब समझ लेते हैं. हमारे पास में सबसे पहले हम बात करते हैं द कोर आइडिया. इसको ध्यान रख लेना डेफिनेटली, दैट हु गेव द थ्योरी. वन मार्क क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी को दिया था, इसलिए नाम आपको पता होना चाहिए. कोर आइडिया क्या है बिहाइंड द थ्योरी? देखो, कोर आइडिया ये है दैट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी आर स्टक इन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? देखो, इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल आपके पास में, आप घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो. तो अगर इस सर्कल से बाहर निकलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना. विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सिर्फ ये है आपके पास में कि आपने एक सर्कल बना लिया है अपनी, मतलब सॉरी, आपने का मतलब है इकोनॉमी ने एक सर्कल सा क्रिएट कर लिया, वो सर्कल में घूमे घूमे जा रहे हैं. विशियस सर्कल किस लिए बोलेंगे इसको? विशियस सर्कल हम बोलेंगे, देखो लेट्स से अगर इनकम लो है, विशियस सर्कल का मतलब समझ लेते हो पॉवर्टी. लेट्स से इनकम कम है. अब अगर इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. कॉमन सी बात है ना, सेविंग जितना कम होगी तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इज गोना बी वेरी लेस, एंड लो इन्वेस्टमेंट विल लीड टू लेस प्रोडक्टिविटी. इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से निकल के आएगी? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो इनपुट लगाना पड़ेगा, इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट होगा, आउटपुट बाहर जाएगा, बिकेगा, खरीदेगा, फिर से दोबारा वो चक्र चालू हो जाएगा. तो यानी कि जब पैसे शुरुआत में ही कम है तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी तो कम ही आएगा ना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर. जब पैसा पहुंचेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तक पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्टिविटी कहाँ हो जाएगी? बिना पैसे के. और जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू लो इनकम, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी नहीं है, काम नहीं है, तो वेजेस नहीं मिलेंगे, वेजेस नहीं मिलेंगे तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर से इनकम नहीं होगी, जो हमने यहाँ पे देखा. दैट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. अब अगर इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है, खत्म करना है, इस चक्र से बाहर निकलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? पैसे चाहिए अपने को.
पैसे चाहिए, पैसे चाहिए कौन से, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ पे बात की थी, इन्वेस्टमेंट यानी कि कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करो इंडस्ट्रीज के अंदर। तो गवर्नमेंट, हमारे प्राइवेट सेक्टर हुए, अब इनको ज़रूरी है कि वो एक लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट करें इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। किस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन वन सेक्टर नॉट इनफ, जो हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट किसी एक सेक्टर के अंदर करना इनफ नहीं है, बिकॉज जो डिमांड है इज़ वेरी लिमिटेड। और अगर डिमांड को इंक्रीज करना है तो भाई मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे भी समझेंगे यहाँ पे जब एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन सेंस के साथ मैंने आपको यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसे को लगा रहे हो तो डिमांड वहाँ से पूरी तरीके से नहीं इतना बढ़ पाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि ऑल ओवर द नेशन डिमांड अच्छे खासी इंक्रीज हो तो भाई इन्वेस्टमेंट भी उस स्तर पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी तो भाई फिर सेविंग भी बढ़ेंगी, सारे काम होंगे। इसलिए लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन डिफरेंट इंडस्ट्री, इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिग पुश इज रिक्वायर्ड टू। अब ये जो बिग पुश का मतलब यहाँ पे बार बार समझ जाना, जो यहाँ पे बिग पुश का मतलब होता है वो होता है लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की। हम बार बार जब भी हम बिग पुश की बात करते हैं ना, उसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की। सो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होता है अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो इसको, वन कंट्रीज आउटपुट इज अदर कंट्रीज इनपुट। समझ गए? नहीं समझे? सिंपल सी बात है कि दो इंडस्ट्रीज हैं, दो का एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो मान के चलो सिर्फ एक स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। अब स्टील इंडस्ट्री ने अपना आउटपुट बना दिया। अब स्टील इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, लेट्स से वो दूसरी कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये गया कंस्ट्रक्शन में। अब जो यहाँ से स्टील है वो यहाँ गया, इसका आउटपुट हुआ, इसके लिए तो इनपुट हुआ ही, फिर आगे ये प्रोसेस करके अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी करेगी। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हमारे पास में क्या है कि भाई अगर हमारे पास में जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड जब इंडस्ट्रीज होंगी तो एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है अगले के लिए इनपुट होगा। तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, भाई इसकी तरफ से डिमांड क्रिएट होगी, जब यहाँ से चीज यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से भी डिमांड क्रिएट होगी। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस स्टील में इन्वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस स्टील में करते हैं, ठीक है, लेबर्स आर हायर्ड, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, बट दे मे नॉट डू सो मच डिमांड कि इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेशन से बाहर निकल के आ जाए। सिर्फ इससे तो काम नहीं बनेगा ना। व्हाट इफ वी इन्वेस्ट इन बोथ द इंडस्ट्रीज टुगेदर। मैं यहाँ पे सिर्फ दो एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, जस्ट टू मेड यू क्लियर कि ये काम कैसे करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4, 5, 6, 7 मल्टीपल इंडस्ट्रीज आते हैं। मैं सिर्फ दो से ही समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो डिमांड माइट नॉट बी एनफ फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। तो अब अगर हम साइमल्टेनियसली इन दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टील से यहाँ पे आया, इसने अपना प्रोडक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, वो गया। लेट्स से कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन ने क्या किया भाई, हाउस वगैरह रेडी करके दिया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसकी डिमांड हुई, इसकी भी डिमांड हुई। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। और ये फर्क होता है हमारे पास में किस चीज से, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, सब में एक साथ करेंगे, तो डिमांड भी उसी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट वी हैव ओवरकम इनडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई। सो ओवर हियर व्हाट डज इनडिविजिबिलिटी मीन्स? इनडिविजिबिलिटी का मतलब होता है somehow inappropriateness in the economy। inappropriateness आप बोल सकते हो इस चीज को, यानी कि कमी किस किस चीज की है, यू नो, कमियों को दूर करना, वो यहाँ पे है। ओवरकम इनडिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो कमियां हैं अलग अलग चीजों में उनको दूर करना। तो इनअप्रोप्रिएटनेस को ओवरकम करना, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो किस किस चीज में देखो, प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में इंडिविजिबिलिटी को कैसे ओवरकम करेगा? बिग पुश, यानी कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। भाई प्रोडक्शन में क्या क्या चीज होती है हमारे पास? भाई प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज होती है? इनपुट हुआ, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा। इनपुट इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। प्रोसेसिंग यानी कि हमारे पास जो हम कह सकते हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। एंड अल्टीमेटली आउटपुट, जब इन रॉ मटेरियल इनफ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, तो आउटपुट भी हमारे पास में लो क्वालिटी ऑफ आउटपुट वी आर गोइंग टू जनरेट फॉर द इकोनॉमी टू कंज्यूम, है ना। तो अब प्रोडक्शन की इंडिविजिबिलिटी को दूर करना है। अब आपको पता है ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट ओनली बाय हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आवर इंडस्ट्री।
क्लियर ना, कि अगर ये सारे के सारे ओवरकम करने हैं तो पैसा दो भाई, रॉ मटेरियल आएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो भाई हमारा आउटपुट भी अच्छा ही निकल के आएगा अल्टीमेटली। सो इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन इससे रिलेटेड है। सेकेंड वी हैव डिमांड। डिमांड के ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ बात कर चुके हैं, जो डिमांड की इंडिविजिबिलिटी है कि डिमांड को अगर क्रिएट करना है तो जब हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जब इंडस्ट्रीज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर हैं तो एक इंडस्ट्री जो सब में जब हम एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो डिमांड है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी जैसे जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये कंप्लीट मैंने लिखा नहीं है, फॉरगॉट टू राइट, सप्लाई ऑफ सेविंग्स। सप्लाई ऑफ सेविंग क्या है अब हमारे पास में? सप्लाई ऑफ सेविंग होता है, आई मीन अ गुड अमाउंट ऑफ सेविंग इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस अ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। आई गेस इस छोटे से लाइन से आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे भी बात की थी, है ना, सेविंग की तो हमने यहाँ पे बात की थी, क्योंकि अगर सेविंग ज्यादा होगा तो ही तो अल्टीमेटली हमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, भाई सीधी सीधी बात है, इकोनॉमी को ऐसे बैठे बैठे तो हम इकोनॉमी को ग्रो कर नहीं सकते, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ सोचने से भी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। तो उस एफर्ट के लिए जो यहाँ पे बोला गया है वो बोला गया है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। भाई जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने तरीके बताते हैं टू ग्रो द इकोनॉमी। इनका सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू था पैसा लगाओ, ठीक, कैपिटल लगाओ, पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट लगाओ, तभी हमें जो रिजल्ट मिलेंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द मनी, इन्वेस्टमेंट। सारे के सारे प्रॉब्लम किससे खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल ही लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन वी हैव इन दी कोर आइडिया। कोर आइडिया का मतलब ये था कि जो पैसा लगाने से फायदा क्या होगा इकोनॉमी को, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी खत्म हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है ब्रेक आउट दी विशियस सर्कल एंड मूव टुवर्ड सस्टेन्ड ग्रोथ, कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो जाएगा खत्म, विशियस सर्कल ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा खत्म बेसिकली, और हम जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बाहर निकल के हम एक सस्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज है कि बिग पुश यानी कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फीचर्स ऑफ बिग पुश इकोनॉमी। फीचर्स में क्या है? वही सारी चीजें जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते। सबसे पहला है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर एट द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम इसलिए आज कर दो स्टील में इन्वेस्ट, चल ठीक है, महीनों बाद कुछ वक्त के बाद इसमें भी इन्वेस्ट कर देंगे। तब तक क्या करोगे भाई? इस ड्यूरेशन में इसने जो एक्सेस में काम किया है उसका क्या, क्योंकि डिमांड तो उतनी क्रिएट नहीं होगी ना। वन कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। अब घर में तो कोई भरेगा नहीं उस चीज को, तो अब इसमें एक बारी में सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं हो सकता कि चल ठीक है कल को करेंगे। एक एग्जांपल वही वाला है दोबारा से कि आज एक काम करते हैं, घर बना रहे हैं, जितना है उतना लगा देते हैं, कल को जब दोबारा पैसा आएगा दोबारा सोचेंगे, दोबारा प्लानिंग करेंगे तो बच्चा कुछ शेल्टर वेल्टर डलवा लेंगे, इतने अगले का नंबर आएगा, इतना जो पहले ढांचा खड़ा किया हुआ इतना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक साथ करो ताकि सबके सब साइमल्टेनियसली ग्रो भी कर सकें। उसके बाद में है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, जो अभी अभी आपको बोला था दैट वन इंडस्ट्रीज आउटपुट इज अनदर्स इनपुट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस एरिया। नेक्स्ट वी हैव हेल्प अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है हमारे पास? इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास में होता है, शॉर्ट में बोलूँ तो, दैट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। जब हम बड़े स्तर पे प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट जो हमारी है प्रोडक्शन की वो रिड्यूस होती है, और जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको बेनिफिट मिलता है कॉस्ट कटिंग का, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी एंड दे कैन अचीव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट कम होने के बाद तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यही होता है, यानी कि कॉस्ट सेविंग होता है दैट इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंसेस एट इट रिड्यूसेस देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, जब वो लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। तो सो दिस इज द बेसिक कोर और द मीनिंग ऑफ बिग पुश थ्योरी। अब उसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हम और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म नॉट अलाउड। द बेसिक क्रिटिसिज्म हमारे पास एक ही आता है, दैट सम इकोनॉमिस्ट थिंक्स दैट इट इज वे टू आइडियलिस्टिक,
दे थिंक दैट दिस इज वे टू आइडियलिस्टिक। वे टू आइडियलिस्टिक का मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि मतलब ये जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ये बोलते हैं कि ये मानते हैं कि इकोनॉमी में जो है वो प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं भाई, जब भी तो हम जब से बोले जा रहे हैं ना ये चाहिए, ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये इतना मतलब रियल भी नहीं है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर प्लानिंग होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये इतना भी रियल नहीं है जितना ये इकोनॉमी एक्सप्लेन कर रही है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। एक ये चीज़ है कि जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमीज है हमारे पास में, यानी कि जिनके पास में इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम आएगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं इकोनॉमीज के अंदर। सो अगर मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो बिग पुश क्या होता है हमारे पास, दिस इज द वन लाइन एक्चुअली, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बिग पुश का मतलब सिंपल सी बात है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली इज रिक्वायर्ड अक्रॉस डिफरेंट industries across multiple sectors to achieve good sustained growth and to overcome economic stagnation by Paul Rosenstein-Rodan. I'm sorry for the pronunciation but spelling is correct actually. ठीक है, तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे हिसाब से वीडियो में थ्योरेटिकली कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ भी आता है तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज द ओनली वे आई कैन गेट योर पॉइंट ऑफ व्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ you like this video, then do hit the like button, do share my video and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.